हुकूमत ने सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए एक फायरवॉल लगाई थी, लेकिन अब वो नाकाम होगी और उसको बंद कर दिया गया है कि ऐसी मशीनें मंगवाई गई हैं जो सोशल मीडिया को और इंटरनेट को स्लो कर देंगी। मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत के खिलाफ फाइलें तैयार होना शुरू हो गई हैं। कैसे अवामी पैसा खर्च किया जा रहा है, कैसे हर जगह पे अपनी तस्वीरें छपवाई जा रही हैं, कैसे गैर मुल्की दौरे किए जा रहे हैं, कैसे सरकारी जहाज पे बैठ के कभी इधर जाया जा रहा है, कभी उधर जाया जा रहा है। पाकिस्तान को इस वक्त 21 साल में बेरोजगारी की बुलंद तरीन शरह का सामना है। तो भाई 10 लाख जॉब्स इन्होंने क्रिएट की हैं, लेकिन बेरोजगारी तो 21 साल की बुलंद तरीन सतह पे है। और उसने कहा कि भाई ये मैं आपको हल्फन बता रहा हूं कि एज ए वकील जब भी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, एक दफा भी उसने नहीं कहा कि भाई आप मुझे बाहर कब निकलवा रहे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहली खबर, हुकूमत ने सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए एक फायरवॉल लगाई थी, लेकिन अब वो नाकाम होगी और उसको बंद कर दिया गया है। ये सब में आप देख सकते हैं, समा न्यूज इसको रिपोर्ट कर रहा है। वो कंपैटिबल नहीं थी हमारे सिस्टम के साथ, जिसकी वजह से इंटरनेट स्लो हुआ, बिजनेस को नुकसान पहुंचा, फ्रीलांसर्स को नुकसान पहुंचा और ओवरऑल बहुत ज्यादा मसाइल पेश आ रहे थे, जिसकी वजह से हुकूमत ने उसको बंद करने का फैसला किया है। अच्छा, खबर तो ये आ रही है, इसमें अरबों रुपए का पाकिस्तान को नुकसान भी हुआ है, लेकिन क्या वाकई ऐसा हो गया है? क्या हुकूमत ने वाकई ये फैसला कर लिया है कि अब पाकिस्तान में सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की कोई कोशिश नहीं की जाएगी? और क्या ये जो फायरवॉल है, ये कोई पहली ऐसी कोशिश थी या इससे पहले भी कोई बातचीत होती रही? ये भी तो एक गौरतलब चीज है। आई डोंट नो, अब ये खबर तो आ रही है और इसको रिपोर्ट भी किया जा रहा है, लेकिन अगर इतनी ज्यादा नाकामी हुई है तो हुकूमत को क्या जरूरत थी सरकारी जराये को इस तरह की खबर देने की? और फिर अलीम खान साहब के चैनल ने उसकी पूरी तफसील भी बताई और सब कुछ बताया कि जनाब कैसे वो नाकाम हुई है और क्यों वो नाकाम हुई है। बल्कि मैं थोड़ी सी खबर की तफसील आपको पढ़ के सुना देता हूं कि सोशल मीडिया की निगरानी और कंट्रोल के लिए नस्ब किया गया फायरवॉल मंसूबा नाकाम हो गया है, जिसके बाद हुकूमत पाकिस्तान ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी से कबल फायरवॉल को मुस्तकिल तौर पर बंद करने का फैसला किया है। सरकारी जराये के मुताबिक फायरवॉल मंसूबा नाकाम होने के बायस कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। तो ये सरकारी जराये ने भी बता दिया, ये खबर भी आ गई। तो अब इसके ऊपर बहुत सारे लोग तनकीद भी कर रहे हैं कि हुकूमत ने अरबों रुपया इस पे क्यों जाया किया। लेकिन मेरा क्वेश्चन यही है कि क्या वाकई इस तरह के सारे मंसूबों को बंद कर दिया गया है? अगर आप कुछ बरस पीछे चले जाएं, बल्कि ऑलमोस्ट अगर आप 8 बरस पीछे जाएं, मैं बात कर रहा हूं साल 2018 की। मुझे अभी तक याद है कि 2018 में मैं किसी जगह पे मौजूद था, बल्कि हम बाहर कहीं पे वॉक वगैरह कर रहे थे। मेरे साथ एक और सीनियर सहाफी थे और एक और शख्सियत भी थी। वो गालबन किसी सरकारी महकमे में कोई जॉब वगैरह करते थे, लेकिन इससे रिलेटेड उनकी जॉब नहीं थी। तो वहां पे बातचीत हो रही थी, तो वो जो सहाफी थे उन्होंने मुझे बताया, बल्कि साथ जो दूसरी शख्सियत थे उनको भी बताया कि ऐसी मशीनें मंगवाई गई हैं जो सोशल मीडिया को और इंटरनेट को स्लो कर देंगी। और उसके ऊपर हमारी काफी बहस होती रही, बातचीत होती रही कि भाई इंटरनेट को कैसे स्लो किया जाएगा, सोशल मीडिया को कैसे स्लो किया जाएगा। तो ये जो फायरवॉल है, ये कोई एकदम से कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं था। मैं आपको बता रहा हूं कि 2018 में भी कोई ऐसी मुबैना तौर पे मशीनें मंगवाई गई थी जिनके जरिए इसको कंट्रोल करना था, ये इंटरनेट को स्लो करना था। और उन्होंने कहा कि मुझे मुतलका महकमे में मौजूद एक अफसर ने बताया, और वो जो महकमा है वो टेलीकॉम से रिलेटेड हुकूमत पाकिस्तान का महकमा है, और उसमें मौजूद उन्होंने कहा, अफसर ने मुझे बताया कि इस तरह की मशीनें आ गई हैं और कैसे इंटरनेट को स्लो करना है, किस जगह पे इंटरनेट को ब्लॉक करना है, उसके ऊपर काम हो रहा है। लेकिन इनको ऑपरेट कौन करेगा इस सिस्टम को, उसके ऊपर भी हुकूमत के अंदर बहस चल रही है कि ये किसके कंट्रोल में दी जाएंगी। तो ये कोई पहला मौका नहीं था कि इस तरह की खबरें आई, लेकिन जिस तरीके से हुकूमत ने फायरवॉल लगाने की कोशिश की, उसमें हमने देखा कि बहुत ज्यादा इंटरप्शन आई, इंटरनेट स्लो हुआ, बड़ी तनकीद हुई, और उसके साथ साथ हमने देखा 1 साल तक एक्स को भी मुल्क में बंद रखा गया। तो उस तनाजुर में तो ये सोचना, ये समझना कि हुकूमत ने अब कह दिया कि भाई ऐसा नहीं हो सकता तो बस अब हम इस पे कोई काम नहीं करेंगे, मेरे ख्याल में मुझे कन्विंस होने के लिए, हो सकता है ऐसा ही हुआ हो जैसा रिपोर्ट हो रहा है, लेकिन मुझे कन्विंस होने के लिए मजीद जो है, मैं समझता हूं कि चीजें मेरे सामने आएंगी तो मैं कन्विंस होऊंगा। फिलहाल मैं इस चीज के ऊपर कन्विंस नहीं हूं कि हुकूमत ने, अगर कोई ऐसा उसका मंसूबा था तो उसने तर्क कर दिया, क्योंकि मसाइल जो मुबैना या फिर मसाइल हैं वो तो उस तरह हल नहीं हो सके। अच्छा, एक और चीज आजकल काफी ज्यादा जो है उसके ऊपर बहस भी हो रही है और उसकी काफी ज्यादा आप बाज गश्त भी सुन रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर भी लोग उसके ऊपर बात करते हैं और दीगर जगहों के ऊपर भी आप देखते हैं कि लोग उस हवाले से कमेंट्स वगैरह देते हैं कि मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत के खिलाफ फाइलें तैयार होना शुरू हो गई हैं।
और जनाब ये सारे केस तैयार होना शुरू हो गए हैं, चाहे वो सीसीडी से रिलेटेड हो, चाहे वो जिस तरीके से पैसा खर्च किया जा रहा है, जहाज आ रहा है तो आपने देखा कि उसके ऊपर 10 अरब लग रहा है, तो ये सारा रिकॉर्ड का हिस्सा बनना शुरू हो गया। अच्छा, पहली बात तो ये है कि कोई ऐसा रिकॉर्ड का हिस्सा, वैसे ये तो ऑटोमेटिकली एक रिकॉर्ड का हिस्सा तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन फिलहाल कोई ऐसी फाइलें तैयार नहीं होना शुरू हुई जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है। ना ही मरियम नवाज साहब की हुकूमत को किसी किस्म का खतरा है। मेरे ख्याल में सारी दुनिया को पता है वो क्या कर रहे हैं, सबके सामने इसमें फाइल तैयार करने वाली क्या बात है। आज भी मेरी किसी से बात हो रही थी, बल्कि गुज़िश्ता रात को किसी से बात हो रही थी, तो उधर कहा गया कि जी देखे ना कैसे 10 अरब का जहाज खरीद लिया जाता है। और मैंने देखा कि गुज़िश्ता चंद रोज के दौरान बहुत सारे सहाफी इसके ऊपर आउटरीच का जो है इजहार कर रहे हैं, इखलाकियात के दौरे पढ़ रहे हैं कि मुल्क में जनाब भूख है, नंग है, अफलास है और 10 अरब का जहाज खरीद लिया गया और ये कैसे हो गया, वैसे हो गया। बहुत सारे लोगों के हवाले से कहा जा रहा है कि ये तो भाई कभी भी हुकूमत पे तनकीद नहीं करते थे, अब ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि 10 अरब का जहाज कैसे खरीद लिया गया। ये मेरा तो मसला ही नहीं है 10 अरब का जहाज। भाई 10 अरब पे क्या अब आके बात शुरू हुई है और खत्म हुई है? गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान तकरीबन जब से हुकूमत आई है, कैसे अवामी पैसा खर्च किया जा रहा है, कैसे हर जगह पे अपनी तस्वीरें छपवाई जा रही हैं, कैसे गैर मुल्की दौरे किए जा रहे हैं, कैसे सरकारी जहाज पे बैठ के कभी इधर जाया जा रहा है, कभी उधर जाया जा रहा है। किसी ने उसके ऊपर कोई तनकीद की है? कितने के इश्तिहारात दिए गए, कितने की तशहीरी मुहिम चलाई गई। अभी रमजान के अंदर भी जो लोगों को खाने वगैरह दिया जा रहा है उसके ऊपर भी, डब्बों के ऊपर भी तस्वीरें, जिधर कैंप लगता है उसके ऊपर भी तस्वीर, जिधर दस्तरखान लगेगा रमजान का वहां पे भी तस्वीरें। तो जिस बेदर्दी से अवामी पैसा खर्च किया गया है उसके ऊपर कितनी तनकीद हुई, कितने दानिशवरों ने कहा कि भाई ये गलत हो रहा है। तो ये जो त्यारा है ये कोई ना इब्तदा है ना इंतहा है। आपने अगर उसके ऊपर कुछ नहीं कहा, बल्कि एक तो दानिश्वर कह रहा था कि बड़ी जनाब तनकीद हो रही है मरियम बीबी की हुकूमत के ऊपर, वो हर जगह पे अपनी तस्वीर लगा लेती हैं, लेकिन वो मसलसल तस्वीर लगवाई जा रही हैं। ये एक तरह से मज़ाहमत वो शो कर रही हैं। ये उनकी हुकूमत की जानिब से एक तरह से मज़ाहमती पैगाम है कि आप जितनी मर्जी तनकीद कर लें, हम तो तस्वीरें लगाते रहेंगे। अब ये खुदा ना खास्ता कोई जाती तनकीद तो नहीं है। मसला ये है कि ये अवामी पैसा जो खर्च किया जाता है, क्या अवामी पैसा ऐसे खर्च होना चाहिए? तो बहुत सारे लोग जो आज जहाज पे बड़ी तनकीद कर रहे हैं, आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें, इन्होंने गुज़िश्ता 1.5-2 सालों में कितनी तनकीद की हुकूमती अखराजात के ऊपर। क्या हुकूमती अखराजात ऐसे होने चाहिए? क्या अवामी पैसा ऐसे खर्च किया जाना चाहिए? तो जब आप उसके ऊपर बात नहीं करते थे, तो अब अचानक आपको जहाज नजर आ गया, तो जो आपको वो जो पिछले सारी चीजें थी अगर वो पहले नजर आ जाती तो शायद जहाज वाली सिचुएशन तक चीजें ना पहुंचती। पर एनीवे जो ट्रैक रिकॉर्ड है इस हुकूमत का, जितनी मर्जी आप तनकीद करते रहे, मुझे नहीं लगता कि उनको कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि शायद मैंडेट बहुत बड़ा है, अवाम की तरफ से वोट बहुत ज्यादा मिला हुआ है। अगर कुछ वोट कम भी हो जाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। यही वजह मुझे समझ आती है, इसके अलावा कोई और वजह तो मुझे समझ नहीं आती। अगर आप लोगों को कोई समझ आती है तो प्लीज कमेंट करके हमें भी बताइएगा। अच्छा जी, नजम सेठी साहब ने अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पाकिस्तान की बुनियादी तौर पर हिकमत अमली ये है कि जो ट्रंप साहब हैं उनकी जात को और उनकी फैमिली को फायदा दिया जाए, और कभी उनको क्रिप्टो पर ये कोई कुछ कर देते हैं, कभी मिनरल्स तक उनको रसाई दे देते हैं, कभी रेकोडिक पे दे देते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी है वो डिप्लोमेसी नहीं है, वो बुनियादी तौर पे उन्होंने हाथ से ऐसे इशारा किया कि उनको माली फायदे दिए जाते हैं। तो ये वो कह रहे हैं कि ट्रंप के साथ बड़ा जाती किस्म का ताल्लुक बना लिया है मौजूदा हुक्मरानों ने, मौजूदा हुकूमत ने, जिसमें आप देखते हैं कि ट्रंप की जो फैमिली के लोग मुख्तलिफ बिजनेस वेंचर्स में हैं, उन कंपनियों को पाकिस्तान में रिसाई दी जाती है। हालिया अरसे में हमने देखा कि वो कोई क्रिप्टो से रिलेटेड कोई कंपनी वगैरह भी आई, लिबर्टी फाइनेंशियल कुछ इस तरह उनका नाम है, तो वो कंपनी, उस कंपनी का भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं से ताल्लुक है ट्रंप की फैमिली के साथ। फिर वो कंपनी बनी कब? 2024 में वो कंपनी बनी है। कोई ये नहीं कोई 20 साल से वो कंपनी काम कर रही है तो उसके साथ हमने काम करने की ठान ली है। तो नजम सेठी साहब उन सारी चीजों की तरफ इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये स्ट्रेटेजी बना ली है कि हमने ट्रंप के साथ जाती नौयत का ताल्लुक रखना है, और यकीनन इससे भारत तो बड़ा परेशान होगा, लेकिन इस जाती ताल्लुक से पाकिस्तान को कितना फायदा होगा उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है। अब रोजावेल्ट जो होटल है उसकी जो निजकारी की बात हो रही है, वो क्या मामला है, वो कितने पैसों में बिकेगा, पाकिस्तान को कितना पैसा मिलेगा, किस किस्म का उसका मुआहदा होगा, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस उठ रहे हैं। और जो हमारे साबिक चेयरमैन सेनेट हैं जनाब रजा रुबानी साहब, उन्होंने कहा कि ये जो मामला है इसको पार्लियामेंट के सामने रखा जाए, रोजावेल्ट होटल वाला मामला। माजी में आपको याद होगा जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी और इसी होटल की बात आई थी तो कितने प्रोग्राम हुए थे टीवी के ऊपर, कितने एंकर्स ने उसके ऊपर तनकीद की थी, जुल्फी बुखारी के ऊपर इल्जाम
लगाए गए थे कि वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो इसको बेच रहा है, वो उसको बेच रहा है। लेकिन अभी तक ये मामला पाकिस्तान के मीडिया के अंदर उस तरह डिस्कस नहीं हो रहा। लेकिन पाकिस्तान ने कोई MOU साइन किया। आप देखते हैं कि उस MOU के नतीजे में पाकिस्तान को कितना फायदा होता है। अच्छा जी, ये सामने आप देख सकते हैं जो पंजाब के वजीर तालीम है राना सिकंदर हयात साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया हुआ है कि फरवरी 2026 वजीर आला पंजाब के ऑर्डर से तमाम मोहतरम असातिज़ा के लिए बाकायदा ड्रेस कोड लाजमी होगा। तमाम असातिज़ा स्याह गाउन पहनेंगे, यानी वो जो लंबा सा गाउन होता है स्याह, वो पहनेंगे। कोई भी मोहतरम उस्ताद गाउन के बगैर क्लास में हाजिर नहीं होगा। और साथ उन्होंने तस्वीर भी शेयर की हुई है। अच्छा, ये वो असातिज़ा हैं जो इसी महीने में एहतजाज कर रहे हैं अपनी पेंशन रिफॉर्म्स के हवाले से, जो अपना उनका पेंशन का फ्यूचर है और इसी तरह उनकी जो सर्विस से रिलेटेड दीगर मराहत वगैरह हैं उसके ऊपर वो एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या रिफॉर्म हो रही है? रिफॉर्म ये हो रही है कि जनाब वो काला गाउन पहनेंगे, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? ड्रेस कोड के जरिए तो आप रिफॉर्म नहीं कर सकते ना। अगर एजुकेशन के अंदर रिफॉर्म करनी है तो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि स्कूलों को आउटसोर्स किया जाएगा और दूसरी तरफ आप ड्रेस कोड भी लगा रहे हैं कि जनाब उनको गाउन भी पहनना पड़ेगा। क्या वो गर्मियों में भी पहनेंगे? उसकी कितनी कॉस्ट आएगी? अब दुनिया भर में जो टीचर्स हैं, कौन से मगरबी ममालिक में स्कैंडिनेविया की एजुकेशन स्कूल की जो है दुनिया भर में मशहूर है, बरतानिया में मशहूर है, दीगर बहुत सारे यूरोपीय ममालिक हैं और भी बहुत सारे ममालिक हैं। क्या वहां पे असातिज़ा यूनिफॉर्म पहन के आते हैं? क्या इस ऐसे रिफॉर्म देखें ना, हर चीज को बस खूबसूरत बनाना है या उसके अंदर कोई यूनिफॉर्म ऐड करना है, एक तरह से अपनी जो है वो कहना कि भाई हम ये कह रहे हैं और आपने ये करना है, बस ये सारी चीजें ऐसी हो जाएं, रेडियां ऐसी हो जाएं, ये चीजें ऐसी हो जाएं। ऐसा तो आमरीत में होता है, वहां पे जहां पे अथॉरिटेरियन हुकूमतें होती हैं कि भाई ऐसा होगा। आपको पता है ऐसे मुल्क भी हैं दुनिया में जहां पे अथॉरिटेरियन हुकूमतें वो कहते हैं कि जो दारुल हुकूमत है वहां पे सारी गाड़ियां सफेद रंग की होंगी। ये मैं मजाक नहीं कर रहा, ऐसे मुल्क में किसी और रंग की गाड़ी नहीं होगी, सिर्फ सफेद रंग की गाड़ियां होंगी, इसलिए कि ताकि वो खूबसूरत लगे, बाहर से जो लोग आए वो देखें। तो भाई ये जो डेमोक्रेसीज होती हैं वहां पे ये नहीं होता कि आप असातिज़ा के ऊपर लाजिम कर दें कि जनाब आप सब ने ये यूनिफॉर्म पहनना है। आपने अगर रिफॉर्म्स करनी है, रिफॉर्म्स के अंदर आप पहले ये बताएं कि आप असातिज़ा को दे रहे क्या हैं। असातिज़ा बेचारे तो बैठे हुए लाहौर की सड़कों पे पिछले हफ्ते रो रहे थे कि भाई अब हमें उतनी पेंशन नहीं मिलती, रिटायर्ड होते हैं तो इतना पैसा नहीं मिलता। बहुत सारे लोग जो हैं नए आए हैं असातिज़ा, उनको वो मराहत नहीं मिलती जो माजी में जो रिटायर्ड हो चुके हैं जिनको मिलती थी। तो पहला इशू ये है कि अगर आपने तालीम को बेहतर करना है तो जो एजुकेटर्स हैं, जो हमारे असातिज़ा हैं, उनका फ्यूचर सिक्योर करें। मेक श्योर करें कि उनको पता हो कि हमें पेंशन मिलेगी, बाइज्जत रोजगार मिलेगा, कल रिटायर्ड होंगे 20, 30, 25 साल काम करके तो कम से कम इतना पैसा मिलेगा कि इज्जत से अपनी जिंदगी गुजार सकेंगे। वो भी पैसा उतना नहीं होता कि जिससे कोई आप सारी जिंदगी गुजार सके, लेकिन फिर भी कोई छोटी मोटी हेल्प हो जाती है। कोई बच्चे को कारोबार करा देते हैं, बेटी की शादी कर देते हैं, किसी को कोई और पैसा किसी जगह पे इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन जिस किस्म की रिफॉर्म्स की गई उसके ऊपर तो असातिज़ा जो है वो सरापा एहतजाज है। कितनी असातिज़ा की यूनियंस के साथ इस पे कंसल्ट किया गया कि भाई हम ये असातिज़ा के लिए ये लाजमी कर रहे हैं। तो जो डेमोक्रेसीज होती हैं, अगर आपने असातिज़ा को मोहतरम आप जनाब कह के जो है वो उस तरह नहीं होता कि उससे हमने उनको इज्जत दे दी। जो हुकूमत की पॉलिसीज होती हैं उससे जाहिर होता है कि आप उनके प्रोफेशन की कितनी वैल्यू कर रहे हैं और कितनी उनको इज्जत दे रहे हैं। तो अच्छी बात है, जो भी आपने पॉलिसी नाफिज करनी है, हो सकता है कि आपकी इसके पीछे नेक नीति हो, लेकिन मेन इशू ये है कि जो सिस्टम है उसको फिक्स करें और जो असातिज़ा के कंसर्न्स हैं उसको दूर करें। जब तक वो मामला हल नहीं होगा, बाकी इन चीजों से ना इनटेक ज्यादा होगी ना मामला बेहतर होंगे। बल्कि कल ही अखबार में खबर आई हुई थी और सीनियर सहाफी हैं हम न्यूज के अहमद बड़ाइच साहब, उनकी मैं ट्वीट देख रहा था, उन्होंने ये खबर भी साथ शेयर की हुई थी कि जो स्कूल पंजाब के अंदर स्कूलों की आउटसोर्सिंग वाली पॉलिसी थी उसके ऊपर पब्लिक अकाउंट कमेटी में एक तरह से बात की गई है और कहा गया कि भाई ये पॉलिसी जो है कोई इतनी कामयाब नहीं जा रही। और उन्होंने लिखा हुआ था कि पंजाब में स्कूलों की आउटसोर्सिंग पॉलिसी ने तालीम के मेयार और तलबा के दाखिलों की शरह पर मनफी असर डाला है। तलबा की तादाद में मुसलसल कमी हो रही है। अरकान कायमा कमेटी खुद स्कूलों का दौरा किया, हालात ठीक नहीं थे। जो चेयरमैन कमेटी जनाब नौशेर लंगड़ियाल साहब थे, उन्होंने ये कहा और बाकायदा तौर पे न्यूज अखबार ने इसको रिपोर्ट भी किया। तो मसला वही है कि इन सारे कॉस्मेटिक चीजों से किसी माशरे के अंदर ना तरक्की आती है ना माशरा बेहतर होता है, जब तक
डीप रूटेड जो मसाइल हैं उनको टैकल करने के लिए दूरदर्श पॉलिसियां ना बनाई जाएं, और जिसे आप कह सकते हैं ना सॉलिड पॉलिसीज ना बनाई जाएं। अभी हम देख रहे हैं कि ये सब पेंट जॉब हो रही है, इधर ये पेंट कर दो, उधर वो पेंट कर दो, ये गंदगी इधर छुपा दो, वो गंदगी उधर छुपा दो। जब तक कोर इश्यूज हैं उनको डील नहीं करेंगे, ये मसला कभी हल नहीं होगा, मामला इसी तरह चलते रहेंगे। कल मैं देख रहा था जनाब मरियम नवाज साहिबा ने किसी सारिफ ने कोई ट्वीट की हुई थी, उसके ऊपर मरियम बीबी ने ट्वीट किया हुआ था कि वी हैव जनरेटेड 1 मिलियन जॉब्स इन 2025 अलोन। अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने कहा कि सिर्फ 2025 में हमने 10 लाख जॉब्स क्रिएट की। जी हाँ जी। और दूसरी जानिब कल की खबर है, ये सामने आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में गुर्बत में भी इजाफा हुआ, और उसके साथ साथ जनाब इस खबर की तफसील कल भी हमने आपसे शेयर की थी, पूरे मीडिया पे भी रिपोर्ट हुई थी। पाकिस्तान को इस वक्त 21 साल में बेरोजगारी की बुलंद तरीन शरह का सामना है। तो भाई 10 लाख जॉब्स इन्होंने क्रिएट की हैं, लेकिन बेरोजगारी तो 21 साल की बुलंद तरीन सतह पे है। फिर ये बेरोजगारी क्यों इतनी ज्यादा बढ़ रही है? पंजाब में जो खानदान है उनमें गुर्बत में भी इजाफा हुआ है। एट द सेम टाइम जहां पे ये कहा जा रहा है कि जी 10 लाख जॉब्स क्रिएट की गई हैं, वहां पे ये बताया जा रहा है कि 42 लाख खानदान ऐसे हैं जिनकी मदद की जाएगी इस रमजान के दौरान, क्योंकि खुद वो इस काबिल भी नहीं है कि वो अपना रमजान जो है सही तरीके से सेलिब्रेट कर सके। तो अगर इतनी तरक्की हो रही है, इतनी जॉब्स क्रिएट की जा रही हैं, तो फिर ये ऐसे लोग जिनकी मदद करने की जरूरत है हुकूमत को, उनमें क्यों इजाफा होता जा रहा है? उनकी हमें क्यों मदद करनी पड़ रही है? वो क्यों अभी भी हुकूमत के ऊपर डिपेंडेंट है? तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है जो हमें खुद भी देखने की जरूरत है और सोचने की जरूरत है कि जो मैं पहले भी अर्ज कर रहा था कि सिर्फ कॉस्मेटिक बातों से और कॉस्मेटिक पॉलिसीज से मामलात हल नहीं होंगे। आप देख लें बेनजीर इनकम सपोर्ट से कब से हम पैसे बांट रहे हैं, कितने लोग हैं जिनकी गुर्बत खत्म हुई है, कितने लोगों को अपलिफ्ट किया गया है। ये सारे जितने भी प्रोग्राम हैं ये शॉर्ट टर्म होते हैं। बुनियादी मकसद ये होता है कि लोगों को पॉवर्टी से अपलिफ्ट करना है। कितने लोगों को अब तक हमने अपलिफ्ट किया? क्या उसका कोई डेटा है? कोई हुकूमत शेयर कर सकती है, किसी भी सूबे की हुकूमत, कि भाई इतने लोग पहले ये पॉवर्टी स्ट्रिकन लोग थे, इनकी मदद की जाती थी, और अब इनको हमने जो है उस ब्रैकेट से ऊपर हम इनको लेके आ गए हैं, इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर हो गया है, लिहाजा अब जो जिन लोगों को ये रकम दी जाती थी उनकी तादाद में कमी आ गई है। तो इन प्रोग्राम्स का बुनियादी मकसद तो वो है, तो वो मकसद किस हद तक हमने अचीव किया, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। अच्छा जी, राना सनाउल्लाह साहब ने तो कहा है कि हम कोई डील शील ऑफर नहीं कर रहे। पहले उन्होंने कहा था हम डील दे रहे हैं, बाद में उनका बयान तब्दील हुआ। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें जो है शेयर की जाती हैं, मुख्तलिफ लोग उस पर तजिए तबसरे करते हैं। खान साहब से कुछ लोग जाके जेल में भी मिलते थे। अच्छा, मैं आपको आज इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे बता रहा हूँ, इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे बता रहा हूँ कि एक शख्सियत कह रही थी कि जी फलाना बंदा जेल में था, वो किसी लीडर का नाम ले रहे थे, इधर ही अटक जेल में, सॉरी इधर ही अडयाला जेल में वो भी थे और कोई और भी था, तो वो मुख्तलिफ लोगों के नाम ले रहे थे। उन्होंने कहा कि हम वो बंदा इतने महीने जेल में था, हम उससे इतनी दफा मिलने गए और हर दफा वो बंदा कहता था भाई मुझे बाहर कब निकलवा रहे हो, कब मुझे बाहर निकलवा रहे हो, क्या कर रहे हो, इससे बात करो, उससे बात करो, हमेशा वो यही बात करता था। और उसने कहा कि भाई ये मैं आपको हल्फन बता रहा हूं कि एज ए वकील जब भी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, एक दफा भी उसने नहीं कहा कि भाई आप मुझे बाहर कब निकलवा रहे, मैं कब बाहर आऊंगा, कोशिश करो मुझे बाहर निकालो, कभी भी नहीं। और चाहे उनके फैमिली मेंबर्स हों, उनके सियासी रुफका हों, उनके वकला हों, जिससे भी बात हुई है, जिससे भी बात की है, हर कोई ये कहता है कि कभी भी खान साहब ने ये नहीं कहा। अच्छा, दूसरी जो ये बात है कि खान साहब को कोई डील ऑफर नहीं हुई, डील मैंने आपको पहले भी बताया था, ऑफर्स हुई हैं, मुतअद्दिद बार ऑफर्स हुई हैं, हर वक्त डील टेबल पे मौजूद है, लेकिन शराइत जो है वो दूसरी साइड की हैं कि आप ये नहीं करेंगे, आप वो नहीं करेंगे, तो और लेकिन आप रिहा हो जाएंगे। पर खान साहब जो है, अगर उनको सिर्फ रिहाई का मसला होता तो वो कब की डील ले चुके होते, तो वो उसके ऊपर तैयार नहीं है। तो जो भी आपको ये कहता है कि खान साहब को कभी कोई डील ऑफर नहीं की गई, तो उनसे पूछें कि भाई फिर बाहर से ला के लोगों को क्यों मिलवाया गया, मुख्तलिफ लोगों के जरिए क्यों पैगामात भिजवाए गए, क्यों कहा जाता है कि ये कर लें तो वो कर लें। तो अब ये डील तो नहीं ऑफर की गई है उनको कि भाई शहबाज हुकूमत का हम खात्मा कर देते हैं या मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत खत्म हो जाएगी तो अब वहां पे पीटीआई की हुकूमत बन जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं हुई। वैसी डील्स ऑफर नहीं की गई जैसी डील्स जो हैं बकौल ख्वाजा आसिफ साहब के, उनको उस वक्त जनरल फैज ने की थी और जनरल बाजवा ने की थी जब पीटीआई की हुकूमत थी। उन्होंने कहा कि 2019 में ही मुझसे जनरल फैज ने राब्ता किया और उन्होंने कहा कि पहले आप पंजाब की हुकूमत संभाल लें, बाद में हम आपको सेंटर की हुकूमत दे देंगे। वो तो फिर बीच में कोरोना आ गया और मामला जो है फंस गया। वो लोग जो कहते हैं कि भाई इमरान खान की हुकूमत को जनरल फैज चलाता था, जनरल फैज तो इमरान खान की हुकूमत का खात्मा 2019 से जो है
उसने ट्राई शुरू कर दी थी उनके खात्मा करने की, और ये मैं या कोई और सहाफी नहीं कह रहा, ये मौजूदा वजीर दिफा टीवी पे बैठ के कहते हैं। तो डील्स तो भाई जो है ऑफर हो रही हैं खान साहब को, लेकिन वो इस हद तक हैं कि भाई आप चुप कर जाएं, कुछ अरसा खामोश हो जाएं, आगे जाके चीजें बेहतर हो जाएंगी, तो वो उसके ऊपर तैयार नहीं है। और इसी तरह अब ये है कि खान साहब खुद भी जेल में हैं, उनका भांजा भी जेल में है, उनकी जो बहन है उनके ऊपर भी मुकदमात वगैरह चल रहे हैं। तो बहुत सारे लीडरान जो हैं वो कम से कम इस पोजीशन में नहीं है तहरीक इंसाफ के कि वो जाके ये कहें कि भाई हम बड़ी मुश्किल में हैं तो आप ऐसी बात कर दें। उनको पता है कि वो तो उनकी अहलिया भी जेल में है और खुद भी जेल में, अगर वो किसी चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है, अगर हम कुछ जाके ऐसी बात करेंगे या कहेंगे कि चीजों को ऐसे कर लिया जाए वैसे कर लिया जाए, तो वो आगे से कहेंगे कि भाई मुसीबत तो मुझ पे आई हुई है, तुम्हें क्या मसला है। तो ये वो इशू है। लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि चीजों को दूसरे तरीके से यानी मुफाहमत से बेहतर किया जाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि जो खान साहब का बयानिया है उसी के मुताबिक चीजें को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन क्या इस वक्त चीजें किसी हल की तरफ जा रही हैं? और जो हमने शुरू में बात की, जो आपको बहुत सारे यूट्यूब पे और आगे पीछे लोग बता रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत के हवाले से कोई फाइलें तैयार होना शुरू हो गई हैं इस चीज के ऊपर उस चीज के ऊपर, फिलहाल ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। बहुत जल्द आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।